पहले हम पढ़े थे प्रश्नावली 4.2 के 1 से 3 प्रश्न पढ़ लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि ये चौथा प्रश्न में दो क्रमांगत धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। मतलब हमारे पास क्रमांगत का ये तात्पर्य होता है जो क्रम से नंबर आए, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद ऐसे जो नंबर मिलते हैं तो उसे क्रमांगत नंबर कहते हैं, क्रमानुसार जो क्रम से मिलते हों, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि हमारे पास दो क्रमांगत नंबर होना चाहिए और उन्हीं नंबर को वर्ग करके और उनको जोड़ते हैं तो 365 हो जाना चाहिए। मान लो जैसे हमारे पास एक नंबर 5 एक नंबर 6 है, तो दोनों क्रमांगत है, 5 के बाद 6 आता है, ठीक है। और दोनों के वर्ग करके जोड़ लें तो देखो इनका 25 है और इनका 36 है, दोनों को जोड़ लिए तो कितना मिल गया, 6 5 11, 3 2 5 6 61 हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार प्रश्न के मुताबिक जो कहा गया है, तो अगर कोई दो क्रमांगत नंबर है और जिनको वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो 365 का रिजल्ट हमको प्राप्त होना चाहिए, तो इनको हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना पहला या पहली संख्या x और दूसरी संख्या x+1। अगर क्रमांगत नंबर नोट करना हो तो ऐसे लिखा जाता है। यानी देखो हमने कहा कि 5 के बाद 6 है, तो 5 में एक नंबर ऐड किए तो उसके बाद का नंबर हमको मिल गया, 6 मिल गया। अगर 6 के बाद का नंबर आपको चाहिए क्रमांगत, तो 6 में एक प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार अगर पहली संख्या x माने हैं तो दूसरी संख्या x+1 होनी चाहिए। अगर तीसरी संख्या लेना चाहते हो तो x+2, इसमें एक और प्लस कर देंगे तो क्रमांगत नंबर हमको मिल जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि जो दो पूर्णांक रहेंगे उनके वर्गों का योग 365 है। यानी जो नंबर हम माने हैं लिख देते हैं प्रश्नानुसार, यानी x का वर्ग करेंगे और पुनः x+1 का वर्ग करेंगे और दोनों को बीच में प्लस का सिंबल कर देंगे तो इसका मान 365 के बराबर हो जाता है। इन्हीं दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 365 हो जाता है। तो 365 हो गया तो एक्चुअल नंबर है क्या, हमको नंबर ज्ञात करना है। तो देखो x² और यह a + b के जैसन हो गया तो टूटेगा x² + 1 + 2x, यानी a² + b² + 2ab और इधर हो गया 365। x² 2x² + 2x और 365 में यह 1 जो है ना अकेला जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x² प्लस जो ये दोनों में से देखो x अगर हम कॉमन कर दें, x नहीं 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी है, तो हम 2 कॉमन कर दें तो बचेगा x² + x और इस साइड में 364। अब 2 आएगा इसके नीचे भाग देने, तो x² + x बराबर 364/2, तो x² + x बराबर इसका आधा कर दोगे 182 हो जाएगा। आई देखो इनको अगर इधर हम ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी x² + x - 182 बराबर 0। इस प्रकार के सवाल तो लगाया गया था, इस प्रकार के सवाल में दिया था जो देखो एक प्रश्न नंबर 3 में दिया था दो संख्याओं का योग 27 है और दोनों का गुणनफल 182 था, तो सेम वैसे ही तो बन गया 182 आ गया। लेकिन इसमें हमको ही करना है रीजन करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा कर दें तो 182 हो जाना चाहिए और घटा दे तो 1 हो जाना चाहिए। वो नंबर क्या था 13 14, ठीक है। 13 को 14 में गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा और 13 को 14 में घटा देंगे तो 1 बच जा रहा है। सेम सवाल नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। तो आओ x² प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे 14 - 13 x - 182 बराबर 0।
तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टूट जाए तो 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इनमें से और इनमें से हम कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और प्लस 14 बच जाएंगे। यहाँ से देखो 13 कॉमन करेंगे, 13 का पावर 14 बार पढ़ेंगे तो 182 आ रहा है ना, तो हम यहाँ 13 अगर कॉमन कर देते हैं तो यहाँ से x बच जाएगा और देखो ये भी माइनस माइनस तो बाहर हो गए लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर 14 है ना, तो यहाँ भी 14 चाहिए क्योंकि 13 का 14 में गुणा करोगे तो एकदम ऑटोमेटिक कितना हो गया करेगा। दोनों ब्रैकेट एक जैसन है तो x प्लस 14 नोट कर लिया गया और दूसरे में x माइनस 13 को नोट कर लिया। अब दो पार्ट लिखो, शून्य निकालो इसका x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, इसको लिखेंगे कि यह ग्राह है, मतलब ये हमारी संख्या नहीं होगी। दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, तो यही आपका नंबर है। पहली संख्या x माने थे ना, तो पहली संख्या हमको क्या मिल गई 13, लिखेंगे पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या, तो देखो दूसरी संख्या x प्लस 1 है तो दूसरी संख्या में x के जगह पर 13 लिखेंगे और उसमें एक प्लस कर लेंगे तो 14 मिल जाएगा। दूसरी संख्या 14 हो गई, यानी दो क्रमांगत नंबर 13 और 14 है जिनके वर्गों का योग 365 होगा। तो इनको अगर जांच करना चाहते हैं सही है कि गलत है तो हम क्या करेंगे, 13 का वर्ग लिखेंगे 169 और 14 का लिखेंगे 196, दोनों को ऐड करने पर हमको 365 मिलना चाहिए वर्गों का योग। तो देखो 9 6 15 को 5 हासिल है और यहाँ भी 9 6 15 और 1 16 हो गया तो 6 और पुनः हासिल हमारा 1 रह जाएगा, 1 1 2 है 1 3, तो 365 मिलिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न यानी जो नंबर हमको प्राप्त हुए हैं इनका यही आपका क्रमांगत पूर्णांक होंगे, ये दोनों संख्या आपका सलूशन हो जाएगी। इसी के आधार पर अगला प्रश्न देखेंगे। 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। जो हमारे पास समकोण त्रिभुज एक रहना चाहिए, देखो ऐसे एक समकोण त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 नंबर कम है। हो सकता है कि आधार x हो तो इसकी ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी, ठीक है, x माइनस 7 हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो कर्ण है 13 है, कर्ण दिया हुआ है 13 cm, तो ये तो फिक्स हो गया, कर्ण फिक्स है 13 है, लेकिन ये लोग फिक्स नहीं ना है, इसमें तो वेरिएबल नंबर आ गया, x हमको मानना पड़ गया है। तो x की वैल्यू पता करनी यानी वो दोनों भुजाएं कितना लंबा है ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितना है भाई x और लंब कितना है x माइनस 7 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में संबंध क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण 13 है तो 13 का वर्ग कर लीजिए, लंब x माइनस 7 है इनका वर्ग और आधार x है तो x का वर्ग, 13 के वर्ग हो गया 169, a माइनस बी के जैसन है तो इनका तोड़ो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 7 प्लस x स्क्वायर, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 सते 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
2x² हो गया और -14x और इसको इधर ट्रांसफर कर दो 169 - 49 कर दो तो कितना बच जाएगा। पहले इसको नोट कर लिया जाए इधर आगे 2x² - 14x बराबर जब इसको माइनस इसमें कर दिया जाएगा तो 120 बच जाएंगे। देखो इसको इसमें माइनस किए 0, इसको इसमें माइनस किए 2 और 1 नोट कर लेंगे। अगर यहाँ से 2 कॉमन भी कर लेते हैं तो x² - 7x बराबर 120। ये 2 जाकर इसमें भाग दे देगा तो कितना हो गया भाई 60 हो गया, उसका भी आधा हो गया। 2 120 में भाग दे दिया। अब 60 को इधर करो तो -60 बराबर 0, द्विघात समीकरण बन गई ने। ये बताओ 7 को ऐसे कोई 2 फैक्टर बता दो जिसको गुणा करें तो 60 हो जाए और घटाएं तो 7 हो जाए। 7 को ऐसे 2 भागों में बांटना है, 7 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा कर दें तो 60 हो जाए, ठीक है, और आपस में घटा दे तो 7 हो जाए तो 12 बचे 60, ठीक है। आ जाओ x² - 12 - 5, 12 में 5 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा। अब 12 में 5 का गुणा कर देंगे तो x है तो x - 60 = 0, ठीक है। यहाँ देखो x² माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो 12x माइनस 5x - 60 = 2 का पेयर कर लीजिए तो x कॉमन तो x - 12 यहाँ से +5 कॉमन x - 12 = 0 हो जाएगा तो x - 12 और यह 1 में x + 5 = 0। तो यहाँ पर आ जाइए आप तो x - 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, यही होगा आंसर। लेकिन इनको भी तन देख लिया जाए। दूसरा है x + 5 = 0 तो x बराबर -5 हो गया, जिसको कहना है कि यह मान नहीं है, अग्राह है, इसको हम नहीं लेंगे। तो देखो आधार क्या माने थे, त्रिभुज का आधार x, x के मान 12 cm और लंब क्या माना गया था भाई x - 7 तो 12 - 7 बराबर 5 cm। कर्ण हमको नहीं निकालना है, कर्ण तो दिया है 13, 2 भुजा ज्ञात करना था, 12 और 5 आपको मिल गए। इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत आसानी से लगाओगे, ठीक है। लगा देखिए प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था, ठीक है। तो कह रहा है कुल लागत अगर 90 रुपये है तो बताइए निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कितनी थी। मतलब समझिए प्रश्न का। कह रहा है कि कुटीर उद्योग यानी जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जो घर पर ही अपना बिजनेस करते हैं, कोई बर्तन का तैयार करते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, मछली पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, ऐसे जो कार्य किया जाता है तो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कह रहा है कि एक जो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा व्यापारी है, वो जो उद्योग कर रहा है तो बर्तन बनाने का कार्य करता है। तो एक दिन जो बर्तन बनाता है तो एक बर्तन बनाने का जो लागत है, एक बर्तन बनाने में जितना खर्च आता है, कह रहा कि उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या, यानी विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। एक बर्तन बनाने में जानते हो कितना रुपए का खर्च आया, कुल जितना बर्तन बनाया है उस दिन उसका 2 गुना कर लो और में 3 रुपये और जोड़ लो तो एक बर्तन बनाने का लागत है। और उस दिन में कुल खर्च उसका 90 रुपया हुआ। तभी पता करना है कि कुल कितना बर्तन बनाया।
तो पुनः हम यहाँ आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि वो दिन भर में अगर 5 बर्तन बनाया हो, दिन भर में कितना बर्तन बनाया? 5 बर्तन बनाया। तो एक बर्तन का लागत उसका पता करना है 2 और +3 अधिक, तो +3 कर लो। तो 5 दूनी 10, 3 13 रुपये लगता है एक बर्तन बनाने में, ठीक है। तो अगर उस दिन कुल बर्तन कितना बनाया? 5। एक बर्तन बनाने में लागत कितना उसकी लग गई? तो उसका 2 गुना किए ना, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना +3 ऐड कर लिए। तो इससे हमको पता चल गया कि वो कितना रुपए एक बर्तन पर खर्च करता है। तो ये तो हमने जनरल बात बताई, ये आंसर आपका नहीं है, ऐसे लगेगा। हम लिखेंगे कि एक दिन में बनाए गए कुल बर्तनों की संख्या, एक दिन में बनाए गए कुल बर्तन की संख्या x। एक दिन में कुल का बर्तन बनाया? x बर्तन बनाया। अब बताओ एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत क्या है? जैसे हम माने थे ना कि 5 बर्तन बनाया तो 5 का 2 गुना किए थे और 3 को प्लस किए थे। तो अब को बर्तन बनाया है तो एक बर्तन की लागत कितना हो जाएगी? 2x, यानी इसका 2 गुना कर लो और उसमें 3 जोड़ लो, ठीक है। तो एक बर्तन बनाने में उसका इतना रुपया का खर्च हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रश्न कहा है कि जो भी तैयार किया एक दिन में बर्तन, उसका कुल लागत 90 रुपये है। कुल कितना लागत है? 90। तो कुल लागत बराबर 90 रुपये। तो ये बताओ को बर्तन बनाया है एक बर्तन का मूल्य x 2x + 3 रुपया। तो दोनों को गुणा करेंगे तो क रुपया हो जाएगी? 90 रुपये। तो प्रश्नानुसार x और कोष्टक में 2x + 3 बराबर 90, ठीक है। कोष्टक टूटेगा, 2x², इसका इससे गुणा कर दें, 3x बराबर 90 को इधर करो, 2x² + 3x इधर आया तो -90 बराबर 3 को ऐसे बीच में क्या है? 3 है, आगे कौन है? तो 2 आकर पहले इनसे गुणा करेगा, कितना हो गया? 180। अब बीच में आ जाओ भाई, बीच में क्या है? 3 को ऐसे 2 भागों में बांटो, गुणा कर दे तो 180 हो जाए और घटा दे तो घटाने पर 3 हो जाए, गुणा करने पर तो 12 × 15 करो तो देखो तो 180 हो जा रहा है। 12 × 15 हो जा रहा है। 15 में 12 घटा दोगे तो 3 बच जाएगा। तो चलो फैक्टर हमको पता चल गया। चलो अब इसको इसमें हम इनके जगह पर ऐसे नोट कर दिए, तो 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर, तो 2 को एक साथ, 2 को एक साथ, तो यहाँ से 2x कॉमन कर देंगे तो x प्लस, सॉरी 2x नहीं कॉमन होगा क्योंकि ये सम संख्या नहीं ना है, यहाँ पर केवल x कॉमन करेंगे तो 2x + 15 हो गया। यहाँ से कॉमन यह 12 कर देंगे हम, लेकिन 12 करेंगे तो 12 के पहाड़ा में तो 90 भी नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? 6 करेंगे, थोड़ा सा आधा करिए, तो 6 करेंगे तो 12 की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 हो गया, और x तो रहबे करेंगे, तो 6 के पहाड़ा को अगर पढ़ लोगे तो 90 हो जाएगा, 15 राउंड। तो देखो माइनस माइनस तो माइनस कॉमन हो गया, यहाँ पर प्लस करेंगे 15, ठीक है। 15 छक्के 90 होता है। तो देखो दोनों कोष्टक एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया ना, तो 2x + 15 और एक ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? x - 6 बराबर, आ जाओ भाई फैक्टर तो हो गया
2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस, तो x बराबर तो -15/2, एक तो माइनस में आ गई ने आ दूसरे बट्टे में है, तो बट्टे मतलब 7.5 बर्तन नहीं बनाया होगा, या तो 7 को बनाया होगा ना तो 8 को बनाएगा ना, एक तो माइनस में आ गया, तो इसको कहेंगे कि ये गलत है, अग्राह, इसको नहीं मानना है। दूसरा फैक्टर लो, x - 6 बराबर, तो x बराबर, तो ये बढ़िया नंबर मिल गया आपका। तो देखो एक दिन में बनाए गए कुल बर्तन की संख्या x, तो क बर्तन बनाया 6 बर्तन, तो एक दिन में कुल बर्तन बराबर 6 बर्तन बनाया। अब एक बर्तन बनाने में क रुपया का खर्च हुआ जी, उसका पता करो। तो एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत आ जाओ यहाँ पर 2x प्लस 3 है ना, तो 2 गुणे x के मान 6 प्लस 6 दूनी 12 3 15। एक बर्तन बनाने में उसको 15 रुपये लगता है। एक दिन में क बर्तन बनाया 6 बर्तन, एक बर्तन बना 15 रुपये में, तो कुल क रुपया खर्च हुई 15 छके 90 रुपये। इसीलिए पहले ही प्रश्न में कहा था कि कुल लागत 90 रुपये है। ठीक है, तो दिन भर में वो जो आदमी था जो कुटीर उद्योग का कार्य करता था, वो दिन भर में 6 बर्तन बनाया और एक बर्तन बनाने में उसका खर्च पड़ गया 15 रुपये, इसलिए दिन भर का खर्च उसका 90 रुपये पड़ता है। इस प्रकार जो ये प्रश्नावली थी 4.2, इसके सभी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए। आप अगले प्रश्न को देखने के लिए आगे देखेंगे।